गहरा घना जंगल है। जंगल के अंदर जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं। जंगल इतना गहरा और घना है कि दिन में सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पड़ पाती। दोपहर में भी आधी रात जैसा आभास होता है। शाम ढल चुकी है। पूरे जंगल में काला अंधेरा फैला हुआ है। एक कपल चलते हुए जा रहा है। दोनों के बर्ताव से प्रतीत हो रहा है कि दोनों पति पत्नी हैं। दोनों की अभी अभी शादी हुई है शायद। दोनों ने शादी का जोड़ा पहन रखा है। चेहरा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, पर उनके कपड़े और गहने साफ साफ दिख रहे हैं। लड़की ने एक लाल साड़ी, लाल ओढ़नी, ढेर सारे गहने पहन रखे हैं और माथे पर सिंदूर लगाया है। लड़के ने शेरवानी सहरा पहना है और गले में फूल की माला डाल रखी है। दोनों चलते ही जा रहे हैं। कदम उनके बहुत तेज तेज बढ़ रहे हैं और बार बार मुड़ के पीछे की तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी से भाग रहे हो। तभी अचानक सामने से कोई लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसको घसीटते हुए जंगल के अंदर तक ले जाता है। सूखे पत्तों के ऊपर घसीटने की आवाज आती है, पर लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। बस जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, छोड़ दो प्लीज, उसको छोड़ दो उसे। चिल्लाते हुए बिस्तर से उठता है रिहान। उसने अभी अभी एक सपना देखा है। पास में सो रही उसकी बीवी भी चौंक के उठ जाती है और रिहान को बौखलाया हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा क्या? बोलो ना। पर रिहान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर पूछती है, चुप क्यों रहते हो हमेशा? क्यों नहीं कुछ बताते मुझे? शादी के बाद से हर रात मैं यही सब देखती आ रही हूँ। जब भी तुमको पूछती हूँ तुम टाल देते हो। रिहान नॉर्मल होते हुए जवाब देता है, नहीं स्टेला, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही। स्टेला और रिहान ने इंटरकास्ट मैरिज की है। रिहान मुस्लिम और स्टेला कैथोलिक है। लव मैरिज है। दोनों की प्रोफेशन एक है। दोनों ही साइकोलॉजिस्ट कम तांत्रिक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, डेविल स्पिरिट के बारे में रिसर्च करना, भूत भगाना, किसी इंसान को या जगह को प्रेत, चुड़ैल, डायन, जिन और जिन्नातों से मुक्ति दिलाना और शैतानी ताकतों से फाइट करना, यही सब इनका काम है। मॉडर्न टाइम में ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर ये रियल है और ऐसा प्रोफेशन होता है। रिहान अपनी परेशानी की वजह स्टेला को बताना नहीं चाहता, इसीलिए हमेशा अवॉइड करता है। स्टेला भी ज्यादा जोर नहीं देती रिहान पर और उसे सोने के लिए बोलती है, पर रिहान बोलता है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोता हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है। स्टेला सो जाती है। रिहान उसे देखते रहता है और अपने अतीत में खो जाता है। स्टेला ने एक बार रिहान को कैसे बचाया था वही सोच रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल करते टाइम रिहान अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था और घुटन से उसकी सांस रुकने ही वाली थी कि तभी स्टेला ने उसे बचा लिया। और उसी दिन शाम को स्टेला ने ही रिहान को प्रपोज भी किया था मैरिज के लिए। सब याद कर रहा है रिहान और देख रहा है स्टेला को सोते हुए। मासूम सा चेहरा और उसमें भोलापन, बिल्कुल एक नादान बच्ची जैसा। स्टेला के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए चाचा चाची ने उसे पाला था। पर चाचा चाची दोनों जालिम थे, बहुत मारते थे उसे, टॉर्चर करते थे। बहुत कुछ झेला है स्टेला ने। रिहान से शादी के बाद ही उसको थोड़ी खुशी मिली है और रिहान भी स्टेला जैसी केयरिंग, लविंग वाइफ पाकर बहुत खुश है। हमेशा स्टेला को खुश देखना चाहता है, इसीलिए उसके साथ रोज क्या हो रहा है ये उसे नहीं बताता। पर बस इतना सोचकर परेशान है, आखिर ये सपने उसे क्यों आ रहे हैं? क्या ताल्लुक है उसका इन सब से? और कहीं इसकी वजह से स्टेला को कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली? रिहान ये सब सोच ही रहा होता है
कि तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है जिसमें 8 बज रहे होते हैं। कब वक्त गुजर गया उसको पता भी नहीं चला। वो स्टेला को उठाते हुए बोलता है, बेबी उठो, हमको जाना है, याद है ना? स्टेला उठते हुए बोलती है, अरे चाय नाश्ता करके चलते हैं ना। रिहान गुस्से में बोलता है, वहां किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुमको चाय नाश्ते की पड़ी है। जल्दी फ्रेश होकर आओ, हमें जाना होगा। स्टेला समझाते हुए उसको शांत करने के लिए बोलती है, ओके बाबा, नाश्ता बाहर कर लेंगे, अब सुबह सुबह डांटो मत, मैं अभी आई। बोलकर वॉशरूम चली जाती है। रिहान और स्टेला दोनों किसी का डोरबेल बजाते हैं। डोर खुलता है कुछ देर में और एक 48-50 साल के ऊंचे कद के रौबदार आवाज वाले इंसान सामने खड़े होते हैं। रिहान उनको देखकर बोलता है, मैं रिहान, फोन पर बात हुई थी ना? सामने वाला इंसान जवाब देता है, हाँ हाँ आइए, अंदर आइए, मैं ही मिस्टर खान हूं। वैसे तो खान साहब बहुत कड़क, बहादुर और सख्त इंसान है, पर भूत पिशाच और औलाद की ममता हर दिलेर को कायर और सख्त को नरम बना देती है। खान साहब दोनों को अंदर लेके आते हैं। अंदर से उनकी बीवी आशिया जी 2 ग्लास पानी एक ट्रे में लेकर आती है और उनको देते हुए रोनी शक्ल बनाकर बोलती है, मेरी बेटी को बचा लीजिए, इकलौती बेटी है मेरी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। उनको इस तरह रोते हुए देखकर रिहान उनको समझाता है, आप चिंता न कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बताइए कहाँ है वो? खान साहब उनको रास्ता दिखाते हुए अपनी बेटी के कमरे की तरफ ले जाते हैं और दरवाजा खोलकर बिस्तर पर बेहोश लेटी उनकी बेटी को दिखाते हैं। उसका नाम रुखसार है, बेड पर पड़ी है बेहोश और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। रिहान उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है, फिर अपनी जेब से एक चेन निकालकर कुछ गुनगुनाते हुए रुखसार के हाथों में बांध देता है। फिर रुखसार को होश में लाने की कोशिश करता है। खान साहब बीच में बोलते हैं, मत उठाइए इसे, वरना ये पूरे घर को तबाह कर देगी। कैसे इसने टीवी, घड़ी, कुर्सियां तोड़ दी है। कल रात से हम बहुत परेशान भी हैं और दुखी भी। रिहान उनको समझाते हुए बोलता है, देखिए, इसके अंदर जो भी है, जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे तब तक उसका टोटका कैसे करेंगे? उसको काबू में लाने के लिए हमें इससे बात करनी पड़ेगी खान साहब। तभी रुखसार को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। ये देखकर रिहान रुखसार के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कुछ पढ़ता है बहुत धीमी आवाज में। रुखसार बड़बड़ाने लगती है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे, मार डालेगा, बचा लो, कोई बचा लो मुझे। इतना सुनते ही रिहान को मामला आधा समझ में आ जाता है। उसने तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकालकर रुखसार के गले में पहना दिया, जिससे रुखसार झट से होश में आ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, वो जोर जोर से दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो हंसने लगती, फिर एक मर्दाना आवाज में बोलने लगती है, छोड़ दे मुझे, वरना ठीक नहीं होगा। रिहान ने ऊंची आवाज में बोला, कौन है तू, क्या चाहता है? रुखसार के अंदर से वो शैतानी आवाज बोलती है, मैं कौन हूं तू जानकर क्या करेगा कीड़े? हाँ, तुम इंसान, हम जिन के सामने कीड़े हो। मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, अब मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अचानक से रुखसार फिर बेहोश हो जाती है। रिहान कुछ पढ़ने के लिए जा रहा था कि तभी जोर से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने पूछा, मैं बेहोश कैसे हुआ? स्टेला बोलती है, हम भी तुमसे यही जानना चाहते हैं कि अचानक तुम बेहोश कैसे हो गए। रिहान जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं तो तस्बीह पढ़ने वाला था कि ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया जोर से और उसके बाद
कुछ याद नहीं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलता है, मुझे वहां जाना होगा। हाँ, मुझे वहां जाना होगा। रेहान के मुंह से ये सुनते ही स्टेला बोलती है, कहां जाना होगा? रेहान ने जवाब दिया, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर के पास, जिनके साथ मैंने 9 साल तक अभ्यास किया है। स्टेला हैरानी के साथ पूछती है, तुम्हारे कोई मेंटोर भी है? पर यह बात तुमने आज तक मुझे नहीं बताई। रेहान बोलता है, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब लगता है वही मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे। स्टेला बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगी। रेहान मना करते हुए बोलता है, नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम्हारी जरूरत यहां है। रुखसार को उस जिन के कब्जे से भी छुड़ाना है, और ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। स्टेला हिचकिचाते हुए बोलती है, पर मैंने ये सब कभी अकेले नहीं किया है, कैसे करूंगी? रेहान बोलता है, कभी नहीं किया तो अब करो, ये इम्तिहान की घड़ी है। मेरी अलमारी में एक किताब है जिसके ऊपर चमड़े का जल्द चढ़ा है। उस किताब को अपने साथ रखना हमेशा। उसके 403 नंबर पन्ने पर इस प्रॉब्लम का हल लिखा है। और हाँ, किताब नापाक ना होने पाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शाम की ट्रेन से रेहान निकलता है अपने उस्ताद, अपने मेंटोर को मिलने। ट्रेन दुर्जन गर्द स्टेशन पे आकर रुकती है। नाम जितना डरावना था, इलाका भी उतना ही डरावना है। चारों तरफ खंडहर, जहां तक नजर जाए वहां तक दिखने वाले सारे घर टूटे हुए, जले हुए, बरसों से जैसे खाली पड़े हों। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना आदमी, ना आदमी की जात। जगह जगह सिर्फ मशालें दिखाई दे रही है जिनमें आग लगी हुई है। पर अगर यहाँ कोई नहीं है तो आग किसने लगाई होगी और क्यों? स्टेशन से निकल के रेहान चलते चलते गांव के अंदर आ जाता है, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। उसे सारे रास्ते पता है। वो चलते चलते उस सुनसान गांव के बहुत अंदर तक आ जाता है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, उस्ताद, कहाँ हैं आप? मुझे रास्ता दिखाइए। रेहान ने इतना बोला ही था कि उसके कानों में एक स्नेह भरी आवाज कहीं से पड़ती है, मैं कल जहाँ था आज भी वही हूँ। तू तो जानता है ना, आजा। कुछ देर और अंदर तक चलने के बाद रेहान को पास के एक खंडहर जैसे घर के अंदर से तिलिस्मी रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए जब घर के अंदर जाता है तो देखता है उसके उस्ताद ध्यान में बैठे हैं और उनके पीछे से वो एक विशिष्ट ऑरा, एक तेज रोशनी की किरणें फूट रही है, आ रही है जिसका कोई स्रोत नहीं है। वो और नजदीक जाने लगता है। तभी उस्ताद जी, जो ध्यान मग्न है, बस उंगली से उसको रुकने का इशारा करते हुए वहीं बैठने को बोलते हैं। रेहान बैठ जाता है और बोलने लगता है, उस्ताद जी, मैं यहां। इतना ही बोल पाया था वो। तभी उस्ताद जी उसी ध्यान मग्न अवस्था में बात काटते हुए बोलने लगते हैं, मैं जानता हूं तेरे यहां आने का मकसद, सब जानता हूं मैं जो तेरे साथ हो रहा है। पर बच्चा, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, बस राह दिखा सकता हूं। मंजिल तुझे खुद तय करनी पड़ेगी। रेहान फिर कुछ बोलने की कोशिश करने वाला ही था, तभी गुरुजी बोलते हैं, यहां से 250 किलोमीटर दूर काल भैरव गांव आएगा। वहां तुझे अघोरियों के सरदार त्रिलोकनाथ मिलेंगे। वही तेरी समस्या का समाधान करेंगे। पर हां, वो ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते, बदले में कुछ न कुछ लेते हैं।
अब ये तेरे ऊपर है कि तू उन्हें कैसे मनाएगा। तुझे अतीत में जाकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अब जा, मेरे जाने का वक्त हो गया, जा। इतना बोल के वो खामोश हो जाते हैं और कुछ ही पल में वहां से गायब हो जाते हैं। रिहान उनकी बातें सुनकर और भी परेशान हो जाता है। अतीत में कैसे जाना है और कौन सी लड़ाई की बात कर रहे थे उस्ताद? ये सोचते सोचते जब रिहान वहां से बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने देखा अब तक सुनसान पड़ा गांव और खंडहर जैसे घर सब बदल चुके हैं। चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, नए नए मकान, हर तरफ उजाला। देख के वो कुछ समझ नहीं पाता। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो जिस खंडहर से वो बाहर आया था वो एक बेहद खूबसूरत दरगाह में तब्दील हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि ये उसके उस्ताद जी का करिश्मा है। वहां से निकलकर वो अपना रुख काल भैरव गांव की तरफ करता है और चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे बहुत थकान महसूस होती है, जैसे उसने मीलों का फासला तय किया हो। वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है उसके साथ। तांत्रिक तो वो भी है, अजूबे तो वो भी करता है, लेकिन ये जो भी उसके साथ हो रहा है ये उसकी समझ से परे था। वो अभी दुर्जनगर्द गांव से कुछ दूर ही आया था, पर ऐसा क्यों लग रहा है उसे कि वो ना जाने कितने किलोमीटर लगातार चला हो। रिहान ये सोच ही रहा था कि उसे सामने एक शमशान नजर आता है। आसपास की जगह भी उसे नई नई लग रही है, जैसे वो पहली बार वहां आया है। पर दुर्जनगर्द तो वो आ चुका है। उस्ताद जी के साथ बहुत वक्त बिताया है वहां। अगर ये दुर्जनगर्द नहीं है तो कौन सी जगह है फिर? रिहान सोच ही रहा था कि तभी शमशान के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारी सोच से परे है ये संसार, ज्यादा मत सोचो। रिहान जिस दिशा से आवाज आ रही होती है उस तरफ बढ़ता है, पर अब भी उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन है वहां जो उसे बुला रहा है। जब वो शमशान में दाखिल होता है तो देखता है कि चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, आग की लपटें उठ रही है और सन्नाटा छाया हुआ है। इतना सन्नाटा कि सिर्फ उसके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही है। अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। रिहान की नजर अचानक एक आकृति पर पड़ती है जो ध्यान मुद्रा में है। पूरे जिस्म पर राख लगी हुई है, जैसे अघोरी लगाते हैं। बालों की जटा बनी हुई है, लंबी दाढ़ी, गहरी मूंछ और पूरे शरीर में सिर्फ लंगोट को छोड़कर और कोई वस्त्र नहीं। अचानक वो अघोरी सी दिखने वाली आकृति उठकर खड़ी हो जाती है। विशाल काया है उसकी, चौड़ी छाती और छाती पे घने बाल, सशक्त भुजाएं, भीमकाय जंघाएं और पैर, दैत्यकार। उन्होंने खड़े होते ही जमीन पर पड़ा चिल्लम उठाया और एक चिता की आग से चिल्लम को रोशन किया, फिर फूंकने लगे। मुंह से धुआं छोड़ते हुए उन्होंने बोला, आ गए तुम, तुम्हारे उस्ताद ने बताया था। रिहान अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, तो आप ही हैं बाबा त्रिलोकनाथ? हाँ बच्चा, हम ही हैं, और तू यहाँ हमारी मदद की उम्मीद लेकर आया है। रिहान बोलता है, हाँ बाबा, पर मुझे बताया गया है कि आप मदद के बदले कुछ चढ़ावा स्वीकारते हैं, तो कृपया बताएं कि मैं किस प्रकार का चढ़ावा चढ़ा सकता हूँ। बोलिए, मैं जिस लायक भी हूँ मैं प्रयास करूंगा। त्रिलोकनाथ जोर जोर से हंसने लगता है। तू क्या कर सकता है मेरे लिए? अगर मैं स्वयं इतना शक्तिशाली होकर उस क्रिया को दुरुस्त नहीं कर पा रहा तो तू कैसे करेगा?